इट्स टाइम टू स्टार्ट बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स। अब जैसे कि आपको पता है कि हम डिजाइन पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमने बिहेवियरल पैटर्न को जो है वो हमने जो पैटर्न की जो बिहेवियरल कैटेगरीज है उसमें हमने क्या जो है वो अंडरस्टैंड किया था कि ये वाले पैटर्न जो है ना वो आपको जो क्लासेस में जो क्लास डायग्राम में मौजूद क्लासेस होती हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है या उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको ऑटोमेट करने के लिए पैटर्न जो है ना वो इसको फोकस करते हैं। अब ये जो कमांड पैटर्न है इसके वर्ड पे गौर करें, कमांड। ठीक है, कमांड इज लाइक इट्स अ रिक्वेस्ट। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है वन दैट इज इनकैप्सुलेशन। कि आपने जो इनकैप्सुलेट करना है, आपने जो वो कंपार्टमेंटलाइजेशन करनी है। तो अब हम यहाँ पे जो इनकैप्सुलेशन या उसको एक एब्स्ट्रक्शन को आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। हम एक इन इसमें क्या कर रहे हैं कि जो एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है ना आपकी एक किसी भी क्लाइंट की तरफ से किसी भी रिसीवर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, हम उस रिक्वेस्ट को जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, हम इनकैप्सुलेट करना चाह रहे हैं। राइट। हम ना यहाँ पे जो है वो उस ऑब्जेक्ट को जो कि जिसकी या उस क्लाइंट की तरफ से इधर से रिक्वेस्ट जनरेट हुई है उसको इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, ना हम उस रिसीवर को जो है ना इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। हम एक्चुअली उस रिक्वेस्ट को हम जो है ना वो क्या कर रहे हैं, हम जो है ना उसको इनकैप्सुलेट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसने एक्चुअली उस रिक्वेस्ट को जो है वो क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है। अब जैसे कि इसका नाम मैंने आपको क्या बताया है कि ये इसका नाम ये सजेस्ट कर रहा है कि हम उस कमांड को या उस रिक्वेस्ट को हम जो है ना वो इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, ना उसके सेंडर को, उस कमांड के सेंडर को इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, ना ही उस कमांड के रिसीवर को हम इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। अब जो कमांड पैटर्न है वो क्या अलाउ करता है कि जो किसी भी एक्शन का, जो भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ से मतलब कह रहे हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट आई है उसकी तरफ से आने वाली रिक्वेस्ट को हम डीकपल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ से, यानी कि सेंडर को रिसीवर से हम क्या कर रहे हैं, एक किस्म का डीकपल कर रहे हैं। इन विच वे? बाय इनकैप्सुलेटिंग द रिक्वेस्ट या बाय इनकैप्सुलेटिंग द कमांड इटसेल्फ। अब ये जो कमांड पैटर्न है वो बेसिकली अब इस सब के लिए कि जब उसने उस कमांड को इनकैप्सुलेट करना है करता क्या है एक्चुअली, करता वो ये है कि वो जो रिक्वेस्ट है ना, जो रिक्वेस्ट है या जिसको मैं कमांड कह रही हूँ, कि मैं दो टर्म्स जो है ना वो यूज करूंगी थ्रू आउट इन दिस वीडियो, कि उस कमांड को या उस रिक्वेस्ट को वो जो है वो क्या कर देता है, वो कहता है कि इसको कमांड को एक ऑब्जेक्ट बना दो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर उस कमांड या उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है या हर जो उसका जो काम है वो उसके अंदर जो है ना वो इनकैप्सुलेटेड होगा। नॉट द सेंडर, नॉट द रिसीवर, वी आर टॉकिंग अबाउट कमांड दैट रिक्वेस्ट। उस रिक्वेस्ट को जो है ना इनकैप्सुलेट करना है, उस उस कमांड का जो है ना हमने ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट करना है। इससे क्या होगा कि हमारे पास रियूजिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, खैर अब हम आगे इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। दैट वाज प्रीव्यू। अब ये कुछ टर्म्स होंगी यहाँ पे, ये मैंने एग्जांपल इसीलिए रियल लाइफ से ली है कि जो आपको आगे जाके थोड़ी सी हेल्प आउट करेगा। कि ये वाली जो केस स्टडी है कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना शाना ऑर्डर करते हैं और वेटर होता है और एक कुक होता है एंड ब्ला 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 ब्ला, उसी को जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि अब आपने कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी है, क्योंकि आगे जब मैं इसकी आपको क्लास सॉरी सीक्वेंस डायग्राम समझाऊंगी तो मैं वो टर्म्स जो है ना वो यूज करूंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें कि जब भी आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाना वाना जो है ना वो ऑर्डर करते हैं, तो क्या होता है कि आप जो वेटर है वो आपसे आपकी तरफ अप्रोच करता है, आपके पास आता है। ठीक है, मैं इस वक्त सेल्फ सर्विस्ड रेस्टोरेंट की सॉरी मैं सर्विस्ड रेस्टोरेंट्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपको खुद इधर उधर घूमना नहीं पड़ता। वेटर आपके पास आता है, ठीक है, आपसे आपकी रिक्वेस्ट जो है ना वो पूछता है और उसके बाद जो है ना वो रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर आपसे जो है ना वो ले लेता है। अब ये जो ऑर्डर उसने लिया है वो उसने पेपर पे लिखा और वो क्या कर देता है, किचन में जाके उसको पेस्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद क्या करता है जो शेफ होता है, उसके बाद तो मल्टीपल लिस्ट आ रही होती है, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है, मुख्तलिफ जो है ना ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, जो भी उस पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं रिगार्डिंग एन ऑर्डर, कुक जो है ना वो उसको अकॉर्डिंगली जो है ना वो कुकिंग करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको रेडी करता है। और फिर क्या होता है कि अब खाना रेडी हो जाता है तो वो एक ट्रे में उस खाने को रखता है, साथ ही जो है ना वो वाला जो पेपर होता है, जो ऑर्डर होता है, जो भी उसकी जो भी डिटेल होती है, जो भी उस पेपर पे या उस ऑर्डर पे लिखा होता है वो उसको उस ट्रे के अंदर रख देता है। अब इस सिचुएशन में कुछ टर्म्स आपने याद रखनी है जो आपको ये कमांड पैटर्न अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेंगी। कि यहाँ पे जो कस्टमर है ना वो कौन है, आपका क्लाइंट है। राइट। कस्टमर इज हु? क्लाइंट, जिसने कोई कमांड जनरेट की है। अब
यहाँ पे वो जो पेपर है जिसके ऊपर उस वेटर ने आपका ऑर्डर लिखा है, वो जो आपकी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट इटसेल्फ क्या है, वो कमांड है। या वो जो ऑर्डर है, आपने जो ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर आपका क्या है, वो एक कमांड है। और वो ऑर्डर तब तक क्यू में रहेगा जब तक एक कुक उसको क्या नहीं कर लेता, जब तक उसको उठा के उसको प्रोसेस नहीं करता। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट आपकी क्यू में जो है ना वो जा रही है या स्टैक में जा रही है, या जो भी, मगर वो क्या है कि वो तब तक वो जो है ना वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा जब तक वो उस तक उसकी बारी नहीं आती। ठीक है, क्योंकि सारे जो पहले ऑर्डर आया होगा वो आपको पता है ना, वो पहले ही उनको एंटरटेन करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या है, कमांड है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है, क्लाइंट, कमांड, रिसीवर और इन्वोकर। अब यहाँ पे जो आपका शेफ है, जिसको एग्जैक्टली पता है कि ये काम कैसे करना है, जो ऑर्डर आया उसको मैंने किस तरह तैयार करना है, वो कौन है, उसको हम कहेंगे रिसीवर। और जो वेटर है, उसका वो क्या काम कर रहा है, वो सिर्फ आपका ऑर्डर ले रहा है और शेफ तक जो है ना वो पहुंचा रहा है, और फिर शेफ से लेकर आप तक पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे जो उसका रोल है वो क्या है, वो है इन्वोकर। तो ये चार चीजें जो हैं आगे सीक्वेंस डायग्राम में, ये जो इस एग्जांपल की सीक्वेंस डायग्राम है जो आपको कमांड पैटर्न अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी, ये जो है वो इस सीक्वेंस डायग्राम को समझने के लिए टर्म्स जो हैं वो जरूरी हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्लाइंट कौन है, हमारे पास जो है वो इस वक्त कमांड क्या चीज है, हमें इस वक्त समझना है कि हमारे पास इन्वोकर कौन है, और हमें इस वक्त समझना है कि रिसीवर कौन है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, client is your customer, command is that object, that is your order, and receiver is your chef who exactly knows what to do, and invoker is that waiter that is taking your order to the receiver and taking the processed request or command from the receiver to the client, राइट। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको ये चार जो आपकी टर्म्स है वो आपको समझ आ गई होंगी। अब समझते हैं इसकी सीक्वेंस डायग्राम। देखें यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपका कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, वो शेफ का ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब जो क्लाइंट है, अब मैं जो है वो वाली टर्म्स यूज करूंगी साथ साथ कि आपको याद भी रहे कि जो क्लाइंट है वो क्रिएट कर रहा है एक कमांड, यानी कि एक ऑर्डर क्रिएट कर रहा है। और उस कमांड का या उस कह लें कि जो भी उसका कंसर्न्ड रिसीवर है, जिसको वो कमांड बेसिकली जिस रिसीवर ने उसको प्रोसेस करना है, उस रिसीवर का जो रेफरेंस है, वो जो क्लाइंट है वो उसके कंस्ट्रक्टर को जो है वो पास कर रहा है। ठीक है, कमांड तक जो है वो उसका कंस्ट्रक्टर में रिसीवर का जो रेफरेंस है वो पास कर रहा है। अब क्या है कि जो अब कमांड का ऑब्जेक्ट है उसके पास रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, कमांड के ऑब्जेक्ट के पास क्या आ गई है, उसकी जो है वो रिक्वेस्ट आ गई है, जो कि रिसीवर के ऑब्जेक्ट ने हैंडल करनी है। जो कि रिसीवर का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अब हैंडल करेगा। अब जब आपका ऑब्जेक्ट जो है, कमांड का ऑब्जेक्ट है, जब वो क्रिएट होगा तो वो इन्वोकर को यानी कि वो जो आपका वेटर है उसको पास कर दी जाएगी। अब जो इन्वोकर है यानी कि जो वेटर है उसको कुछ पता नहीं है कि इस ये जो आपका कमांड है, ये जो आपका ऑर्डर है, या ये जो आपकी रिक्वेस्ट है, इसको किस तरह से जो है वो इंटरटेन करना है, या इसकी क्या डिटेलिंग है, इसको करना कैसे है। वो सिंपल एक कॉल करेगा कमांड ऑब्जेक्ट का मेथड, जो कि क्या है, एग्जीक्यूट। ठीक है, कमांड ऑब्जेक्ट में या कमांड क्लास में जो एक मेथड है, एक्शन है एग्जीक्यूट का, वो उसको जो है वो क्या करेगा, उसको कॉल करेगा। अब जो रिसीवर है, यानी कि जो रिसीवर कौन है, हमारा जो शेफ है। अब जो शेफ है वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को या उस कमांड को या उस ऑर्डर को जो है वो रिसीव करेगा, और उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए कोई काम जो है ना वो परफॉर्म करेगा। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बात जो है ना वो समझ आ गई। और उसके बाद फाइनली इन्वोकर ने क्या करना है, जो उसका ऑर्डर फुलफिल हुआ है, जो भी उसकी कमांड प्रोसेस हुई है, वो वापस जाके उसको क्या कर देनी है, क्लाइंट को रिटर्न कर देनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली सिनारियो समझ आ गया। दैट इज ऑल अबाउट कमांड पैटर्न। अब हम आगे देखते हैं कि ये हमें जरूरत कब पड़ती है।
आप देखिए फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना वो टीम में आपके कुछ फ्रंट एंड डेवलपर हैं, कुछ बैक एंड डेवलपर्स हैं, जो कुछ हैं जो आपके अगर हम लेयर्स की बात करें तो जो हैं वो कुछ यूआई लेयर्स पे काम करते हैं और कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो बिजनेस लॉजिक लेयर के ऊपर है। तो अगर एज्यूम करें कि आपकी जो फ्रंट एंड की टीम है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग के ऊपर, यानी कि उन्होंने वो वाले कंपोनेंट्स बिल्ड करने हैं जो कि यूजर इंटरफेस की लेयर के ऊपर जो है ना वो रिजाइड करते हैं, लाइक बटन हो गए, ये जो आपके विजिट्स होते हैं, लाइक जो कंट्रोल्स होते हैं यूआई कंट्रोल्स जो होते हैं उनके लिए, कि बटन हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, चेक बॉक्स हो गए, मतलब एटसेट्रा। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, आप खुद गौर करें, ये जो यूआई के जो आपने कंपोनेंट्स यूज किए हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, क्या वो रीयूज नहीं किए जा सकते किसी और एप्लीकेशन में? डेफिनेटली किए जा सकते हैं। कि अगर आपने एक एप्लीकेशन के लिए एक बटन का कंपोनेंट डिजाइन किया है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने कह लें कि वो बटन जो है वो आपने, लेट्स सपोज आपने किसी रिमोट की क्लास के लिए लेट्स सपोज आपने लिखा है, क्या वो कैलकुलेटर के अंदर यूज नहीं हो सकता वो बटन? डेफिनेटली यूज हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आपने लेयर्स अलग रखनी है, लेयर्स को सेपरेशन ऑफ कंसर्न अलग रखना है, ताकि बाद में अगर आपको रीयूज करना पड़े तो आप जो है ना वो उसकी बिजनेस लॉजिक में चेंज किए बगैर आप उसको जो है ना वो रीयूज कर सके। अच्छा, अब देखें कि जो फ्रंट एंड की है, यूआई की जो टीम है, वो उसको नहीं पता कि जब भी ये बटन का इवेंट या सॉरी जब बटन क्लिक होगा, तो उसके पीछे जो है ना वो एक्शन क्या परफॉर्म करना है। ठीक है? उसके पीछे आप क्या बिज़नेस लॉजिक जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अब ये जो वो बैकएंड की टीम है, जो एप्लीकेशन बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो बिज़नेस लॉजिक लेयर पे काम कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन की टीम है, वो डिसाइड करेगी कि आखिर इस बटन को जब क्लिक होना है, तो उसके पीछे आखिर क्या एक्शन जो है ना वो परफॉर्म है। ये यहाँ पे जो है ना वो ज़रूरत महसूस होती है आपके कमांड डिज़ाइन पैटर्न की। कमांड डिज़ाइन पैटर्न में जो उस कमांड का, यानी कि उस बटन कंपोनेंट का जो एग्ज़ीक्यूटर है, उसको कख पता नहीं होता कि जो कमांड है वो एग्ज़ीक्यूट कैसे होगी, ठीक है? कि वो उसकी डिटेल्स का उस कंपोनेंट के डिज़ाइनर को नहीं पता होता। तो कोई भी जब इस तरह के जो भी आपका बटन का कंपोनेंट है उसके साथ कोई भी एक्शन जो है वो आप अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्जीक्यूट जो है ना, आपने जो है ना उसको एग्जीक्यूट कराना है उस बटन के पीछे, उस ऐड ऑपरेशन के पीछे, कि जी जब आप प्लस का बटन आप क्लिक करें तो उसके पीछे जो है ना वो कोई एडिशन हो, राइट? और आप ये कह रहे हैं कि जो ये जो माइनस का बटन है, सब्ट्रैक्ट का बटन है, उसके पीछे जो है वो सब्ट्रैक्शन का जो है ना वो जो है ना परफॉर्म हो। तो यहाँ पे देखें, अगर ये प्लस और माइनस वाला बटन है, आगे एग्जांपल भी आएगी, तो ये इवन बहुत सारी और रिमोट्स में रीयूज किया जा सकता है। कि प्लस का बटन है कि अगर आपने एसी का फॉर एग्जाम्पल आपने टेम्परेचर जो है ना वो तेज करना है, तो आप उसमें प्लस जो है ना वो उसमें आप यूज कर सकते हैं। माइनस अगर आपने टेम्परेचर कम करना है। इसी तरह अगर आपने किसी एप्लीकेशन में इसको जो है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करना है, तब भी ये बटन जो है ना वो क्या किए जा सकते हैं, रीयूज किए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने कमांड डिजाइन पैटर्न जो है वो सिंपल क्या किया है कि हमने कमांड की जो क्लासेस है ना, उन सॉरी कमांड को जो है ना वो हमने क्या कर दिया, एक सेपरेट क्लास बना दी है। ना हमने सेंडर को, ना रिसीवर को, ना जिसने कोई फैसिलिटी लेनी है, ना जिसने कोई फैसिलिटी देनी है। हमने इनकैप्सुलेट जो इस वक्त कर रहे हैं ना, वो हम किसको कर रहे हैं, वो हम कमांड को इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। बाकी क्लासेस अपनी जगह है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं भी पीछे एग्जांपल आपको दे रही थी, ये फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोलर जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर 4 बटन है, एक ऑन है, एक ऑफ है और एक अप है और एक डाउन है। अब देखें ये वाला जो रिमोट है, ये देखें आपको कितना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है यूजिंग कमांड पैटर्न, कि आप इस रिमोट को किसी भी तरह की डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन आप इसकी थोड़ी सी बदल के उसके लिए आप इस रिमोट को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन कौन से होम अप्लायंसेस हैं जिनके साथ ये वाला बटन जो है ना वो यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइट के साथ किया जा सकता है, कि लाइट को पावर ऑन कर सकते हैं, लाइट को भी पावर ऑफ करते हैं। लाइट में भी ये बिहेवियर है कि उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होती है, लाइट में भी ये बिहेवियर है कि उसका इंटेंसिटी या ब्राइटनेस आप डिक्रीज करते हैं। सेम इज द केस विद जो स्पीकर, ये जो आपके जिसमें आप म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं, उनमें भी सारे जो है ना वो कमांड्स ऑपरेट होती हैं। एयर कंडीशनर में भी ये जो है ना, एसी वगैरह में भी ये कमांड जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये वाले बटन आप उसके अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं, और ये बटन जो है आप उनको इन तमाम डिवाइसेस के लिए आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो ना, अप डाउन बटन है, तो वो क्या है, आपने जब भी किसी डिवाइस की लाइट वगैरह को ऑपरेट करना है, आप कर सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज को जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको एज अ कॉन्फ़िगरेशन उनकी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। इसी तरह ये जो आपका अप डाउन बटन है, वो जो है वो स्पीकर यानी कि उसके वॉल्यूम के जो है ना इंक्रीज और डिक्रीज के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
तो अब ये मेरा ख़्याल है आपको बात अब मुझे अंदाज़ा है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या है कि कमांड पैटर्न जो है वो क्या करता है कि हम बेसिकली कमांड के जो है ना ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात की है ऑन, ऑफ, अप, डाउन इनकी क्या हो जाएँगी कमांड्स हो जाएँगी जो ऑब्जेक्ट होगा। ओके। अब जैसे मैंने फिर पहले भी बताया कि हम इसमें क्या करें कि यहाँ पे भी आपको अंदाज़ा होगा ये इमेज मुझे अच्छा-सा मिल गया तो मैंने कहा चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट को ही एक स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट जो है ना वो बना रहे हैं जिसके अंदर उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड उस कमांड से रिलेटेड सारी उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना इन्फॉर्मेशन है। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है इटसेल्फ तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना उसने उस कमांड से या उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होल्ड की हुई है। अब हमें ये कर हम क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह ये है कि जब आपने क्योंकि कमांड है ना कोई भी रिक्वेस्ट है वो एक क्यू की शक्ल में या एक सीक्वेंस की शक्ल में या एक ऑर्डर की शक्ल में जो है ना आपकी किसी सिस्टम को जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आपने अनडू का ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना है ना, तो वहाँ पे जो है ना वो कमांड पैटर्न जो है ना वो लग रहा होता है। ठीक है? या आपने जब कह लें कि एक फंक्शनैलिटी है जो मतलब कह लें किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो है ना वो किसी और सिस्टम में जो है ना मौजूद है। या अगर हम कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है हम उसको डिले करना चाह रहे हैं, हम उसके ऊपर टाइमिंग, उसकी शेड्यूलिंग करना चाह रहे हैं, उसकी क्यू करना चाह रहे हैं, तब भी जो है ना हम कमांड पैटर्न जो है ना वो अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमांड इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है ना वो हमने इम्प्लीमेंट की होती है और फिर वही बात है कि ऑब्जेक्ट का आपको पता है कि वो बिहेवियर उसकी वेरिएबल उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ के चेंज होने से उसकी स्टेट जो है वो चेंज होती है। तो अगर अब इस इमेज में अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट तरह की जो है ना रिक्वेस्ट्स हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है ना वो बिहेव कर रही हैं और उनको एप्रोप्रिएटली उनको उनके उनके बिहेवियर के मुताबिक उनको जो है ना एग्ज़ीक्यूट करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेव है, कोई कॉपी है, कोई ओपन है, कोई क्लोज़ है, कोई एग्ज़िट है। और अब इनको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए इनको किसी और साइड पे जाना है। देखिए, वही रिसीवर जो मैं आपको शेफ़ की बात नहीं कर रही थी, यहाँ पे ओरिजिनेट होगी और वहाँ शेफ़ को जाके सारा कुछ पता है कि इसको कैसे जो है ना वो एग्ज़ीक्यूट करना है। तो अब इस केस के लिए हमने जो है वो ये वाला मैकेनिज़्म जो है ना अप्लाई किया है कि हम यहाँ से जो है ना वो रिक्वेस्ट को लॉन्च कर देते हैं एग्ज़ीक्यूशन के लिए और दूसरी साइड पे जो एक रिसीवर का ऑब्जेक्ट है, वो इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और इस रिक्वेस्ट को फिर जो है वो क्या करता है एप्रोप्रिएटली इसको क्या कर देता है एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है? अब जैसे आपको पहले भी मैंने एग्जांपल दी कि यूआई लेयर्स को हमने पहले कंट्रोलर्स और हमने जब पिछले ग्राफ पैटर्न्स हमने अंडरस्टैंड किए हैं तो हम हमेशा ये बात कर रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को करें आप लेयर्ड आर्किटेक्चर की आपको मैंने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है, कोई नोट पैड है, कोई नोट प्लस प्लस है, कोई कुछ भी आप एप्लीकेशन जो है ना वो जिसमें टेक्स्ट एडिटिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो वहां पे अगर आप जो है ना डेवलपमेंट करें, अब देखें कि हर टेक्स्ट एडिटर में एक टूल बार होती है जिसमें कुछ बटन्स जो है ना मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी होता है, पेस्ट होता है, एडिट होता है, बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें और अप टू सो ऑन। हर बटन के पीछे जो है ना ये कुछ फंक्शनैलिटी है, ठीक है? जो कि आपने जो है ना वो उस किसी आपका जो टेक्स्ट है, जो भी आपका कोई कंटेंट है उसके ऊपर आपने जो है ना वो अप्लाई करनी है। अब इमेजिन करें कि हमने जो है ना वो बटन की क्लास को जो है ना वो लेट्स सपोज़ अ, आपने बटन की क्लास लिखी है, ठीक है? और अब उस बटन की जो है ना आपने उसको विजुअलाइज़ कराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि हर बटन को विजुअल कराने के लिए उसकी कुछ उसके साथ आप कोई आइकॉन्स वग़ैरह यूज़ करते हैं। कॉपी के साथ आपको पता है एक प्रॉपर आइकॉन होता है, पेस्ट के साथ एक प्रॉपर आइकॉन होता है। अब हमारे पास ये देखें कि हमें उन बटन्स के अगेंस्ट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ लिखनी पड़ेंगी। जब भी हम उसका जो है ना ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। अब क्या है कि हमें इनके पीछे इनके क्लिक हैंडलर्स भी लिखने हैं कि फॉर एग्जांपल जब कॉपी का बटन क्लिक हो तो क्या करना है, ठीक है? उसके अगेंस्ट क्या होगा? हमें उसके पीछे कोई चीज़, उसके पीछे कोई लॉजिक जो है ना वो हमें लिखनी पड़ेगी। इवेंट हैंडलर्स हमें जो है ना वो लिखने पड़ेंगे। अब अगर देखें कि इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम जस्ट एक बटन की क्लास जो है वो बनाएँ और उससे जो है ना वो हम नई क्लासेस जो है ना वो उससे क्या कर लें, हम कंक्रीट क्लासेस जो हैं वो क्या करा लें, एक्सटेंड करा लें। जैसे फॉर एग्जांपल ओके का बटन, कैंसल का बटन, अप्लाई का बटन, अप टू सो ऑन। अब ये आप देखें कि हर ये जो सब क्लास है उसके पीछे हमें एक कोड लिखना पड़ेगा कि किस तरह का बटन जो है वो जब क्लिक होगा तो उसके अगेंस्ट क्या होगा। अब ये जो ऊपर ये वाली जो एग्जांपल है जिसमें बटन से सारी क्लासेस को हमने मतलब ये किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है, इट वुड नॉट बी अ राइट सॉल्यूशन। उसकी क्या वजह है कि हमें बहुत सारी क्लासेस देखने में यहाँ पे मिल रही हैं कि फॉर एग्जांपल अगर देखें एक बार में आपके पास 15 से फॉर एग्जांपल एक रफ एस्टिमेट बोथ भी लगा लें तो 15 से 20 अगर बटन है, तो हमारे पास जो है वो 10
जो है ना वो हर एक बटन के अगेंस्ट जो है ना वो क्या हो जाएंगी, हमारी सब क्लासेस हो जाएंगी। मतलब 15 सब क्लासेस हो जाएंगी आपकी, जब बटन से आप उसको इनहेरिट करेंगे। और दूसरा क्या है, इस सारी की सारी सब क्लासेस जो है ना वो मेन बटन की क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर बाद में हमें एपीआई चेंज करनी पड़ी है, आप मतलब फॉर एग्जांपल जावा में काम कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल तरह की जो है ना विजुअलाइजेशन में आपको एपीआई सपोर्ट कर रही होती है, तो अब उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको बटन की क्लास जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। और जब आपको फिर उसके साथ आपको क्या है कि आपको उन सब क्लासेस की जो बिजनेस लॉजिक है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। तीसरा इसका नुकसान क्या है कि जब हमें पता है कि जब हमने कमांड को एग्जीक्यूट करना है, मतलब मल्टीपल तरीकों से आप किसी भी कमांड को जो है ना आपको पता है कि हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? कि हम अगर हमने सेव का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जो जो प्रो होते हैं, जो मतलब बहुत एक्सपर्ट यूजर्स होते हैं, वो शॉर्टकट कीज यूज करना पसंद करते हैं। जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो मेन्यूज के थ्रू, आइकन्स के थ्रू जो है, या बिगिनर्स जो होते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू उसको जो है ना वो यूज करने की कोशिश करते हैं। तो फिर आप देखें कि अगर हमारे पास 10 फंक्शनैलिटीज़ हैं और वो सब फंक्शनैलिटीज़ देखें 3-3 तरह से जो है ना वो की जा सकती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमें 30 सब क्लासेस जो है ना वो लिखनी पड़ेंगी। 10 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 30 सब क्लासेस, जो कि एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, राइट? तो अब जो हमारे पास एक आपको पता है कि हम प्रिंसिपल्स भी हमने पढ़े हैं, जो हमारे पास सॉलिड प्रिंसिपल्स थे, और हम अभी तक बेस्ट प्रैक्टिसेस भी काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। तो वन कंसर्न इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइनिंग इज सेपरेशन ऑफ कंसर्न। और ये हम काफी दफा ये बात मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने क्या करना है कि हमने जो कंसर्न्ड फंक्शनैलिटी है उसको सेपरेट कंसर्न्ड प्लेसेस पे रखना है, यानी कि हमने उसको लेयर्स पे रखना है। हम मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हैं, जैसे यूआई की लेयर अलग होती है, बिजनेस लॉजिक की अलग होती है, डेटा एक्सेस की लेयर अलग होती है, जब हमने पिछले ग्रास पैटर्न्स में इसको डिस्कस किया था। तो अब अगर हम लास्ट एग्जाम्पल में बात करें, तो हमने क्या किया था कि हमने दो लेयर्स को इकट्ठे मिक्स कर दिया था, यानी कि बिजनेस लॉजिक को यूजर इंटरफेस के साथ हमने इंटरमिंगल जो है ना रख दिया था। तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पे एडवांटेज है यहाँ पे कि अगर हमने कोई अपडेट करना है रिकॉर्ड, तो हमें क्या है कि अब हम उसको बटन से भी अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें, और हम उसको मेन्यू या शॉर्टकट से भी कर देते हैं। सिर्फ हमें जो है यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हमने लेयर्स को डिवाइड कर दिया है, तो सिर्फ एक मेथड कॉल जनरेट होगी, ठीक है? और बिजनेस लॉजिक लेयर जो हमारी है, वहां पे जो है ना वो सिर्फ एक ही क्लास जो है ना वो क्या हो रही होगी, उसको हैंडल कर रही होगी, ये जितने भी डिफरेंट तरीके से आप उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चाहे आप शॉर्टकट से कर रहे हैं, मेन्यू से कर रहे हैं, बटन से कर रहे हैं, जब आपने उसको सेपरेट किया ना बिजनेस लॉजिक को यूजर इंटरफेस से, तो आपको ये वाला फायदा हो गया। अब क्या है, यूजर इंटरफेस की जो लेयर है वो सब कुछ हैंडल कर रही है कि जो बटन है उसका कलर कैसा होगा, उसकी अलाइनमेंट, उसकी साइज एक्सेट्रा, ये सब कैसे होगा। और जो उसकी इनपुट कैप्चर है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बटन क्लिक हुआ, ठीक है, उसके जो यूजर इंटरफेस लेयर पे जो हैं उसके हैंडलर्स हैं, वो ऑन क्लिक के इवेंट, और मतलब उसका कौन सा मेथड है, और उससे जो मतलब कह लें कि किस तरह का बिहेवियर जो है वो सामने आएगा, वो सब जो है वो यूजर इंटरफेस लेयर का जो है ना वो काम है। और फिर क्या है कि आपको पता है कि अब यूजर इंटरफेस लेयर बिजनेस लॉजिक के साथ, बिजनेस लॉजिक जो है वो वापस यूजर इंटरफेस को जो है ना वो कोई आउटपुट जो है ना वो परफॉर्म करके जो है शो भी कर रही होती है कि हम आपने अक्सर रिपोर्ट्स वगैरह यूजर इंटरफेस लेयर पे जब भी आप बिजनेस लॉजिक की क्लासेस इनकॉर्पोरेट मतलब कर देती हैं आपकी रिक्वेस्ट को, तो आपको वापस दिखाना होता है। फिर क्या है कि यूजर इंटरफेस भी आपको जो है ना वो वापस उसकी रिस्पॉन्स दिखा रहा है कि जैसे रिजल्ट जब आपने वापस शो करने हैं, तो क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप हम इसी टेक्स्ट एडिटर की बात करें, तो जब आपने फॉर एग्जांपल सेविंग का आपने काम जो है ना वो उसको रिटर्न मतलब करना है, सेव करवा के या अपडेट करवा के, तो जब तक वो सेव का या अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाता, तो वो आपको पता है एक स्टैरिक का साइन आ रहा होता है। इवन आप पाइथन में देखें कि पाइथन एडिटर पे अगर आप लोगों ने काम किया हो, तो जब तक वो आप उसको कह लें कि रन कर रहा होता है, उसके ऊपर एक स्टैरिक का साइन आ रहा होता है कि उसे ये पता चल रहा होता है कि ये अभी जो है ना वो काम अभी आपका इन प्रोसेस है। और जब भी वो खत्म होता है, इसका क्या मतलब है कि ये अभी इसकी इन प्रोसेस है, ये वाली जो इसकी रिक्वेस्ट है। तो अब क्या है कि अब जो है ना आपने बिजनेस लॉजिक को यूजर इंटरफेस लेयर से अलग कर दिया, राइट? आपने सेपरेशन ऑफ कंसर्न कर दिया है यहाँ पे। आई होप आपको ये बात जो है ना वो समझ आ गई होगी कि अब यूजर इंटरफेस जो है ना वो सिर्फ लुक एंड फील को, उन कंट्रोल्स की लुक एंड फील को जो है ना वो एड्रेस कर रहा है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जो है ना कि उसके अगेंस्ट अब फॉर एग्जांपल आपने क्या जो है ना वो काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई
अगर आपने उस कोई भी जो आपको यूजर इंटरफेस की तरफ से आपको कमांड आई है, अब उसके अगेंस्ट आपने कोई रिपोर्ट जनरेट करानी है, कोई जैसे मैं अभी आपको कह रही हूँ कि डाटा सेव कराना है, वो सारा जो काम है वो कौन हैंडल कर रहा है? वो बिजनेस लॉजिक लेयर। मगर स्टिल यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब आप सोचें वो क्या है? कि अगर यहाँ पे 10 फंक्शनैलिटीज हैं, तो हमें 10 डिफरेंट क्लासेस बनानी है। इस सोल्यूशन को फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग एन अदर क्लास इन बिटवीन। और ये वही क्लास है जिसको मैं क्या कह रही हूँ, कमांड को हम एक ऑब्जेक्ट बना दें, जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको क्या बना दे, उसको ही एक अलग ऑब्जेक्ट बना दे, जो कि कमांड पैटर्न आपको कहता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा कि हम जब अपडेट की कमांड जो है वो जब आप यूज कर रहे थे, तीनों जो आपकी क्लासेस हैं यूजर इंटरफेस लेयर की, यानी कि जो आपकी बटन की है या मेन्यू आइटम है या शॉर्टकट है, ठीक है, यूजर इंटरफेस की जो आपकी तीनों क्लासेस हैं, वो बजाय इसके कि जो कि आपने मेथड जो है वो कह लें कि जो मतलब फॉर एग्जांपल आप इसको अलग अलग जो है वो अलग अलग कॉल्स की बजाय वो आप क्या करते कि मेथड आप कॉल करते, राइट, और एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता सेव का, और उसका जो काम होता वो इनकी कम्युनिकेशन को जो है ना वो करता है, यूजर इंटरफेस की और बिजनेस लॉजिक की। तो इस केस में तो आप देखें, यहाँ पे एक फायदा आपको नजर आ रहा है जब आपने उस कमांड का एक ऑब्जेक्ट जो है ना इन दो लेयर्स के दरमियान आपने रख दिया। यूजर इंटरफेस की जो लेयर है ना, अब बिजनेस लॉजिक की लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, कि अब यूजर इंटरफेस की लेयर को ये जानने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस लॉजिक की लेयर के अंदर कौन सी क्लास जो है ना वो इस अपडेट के मेथड को जो है ना वो क्या कर रही है, प्रोसेस कर रही है, या कौन सी क्लास है जिसके अंदर ये जो बिजनेस लॉजिक का जो मेथड है, अपडेट का मेथड है, वो रिजाइड करता है, राइट। अब सिर्फ जो आपकी यूजर इंटरफेस की लेयर है, वो सिर्फ जो है ना वो क्या करेगी, आपके जो है ना ये सेव कमांड का जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करेगी, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करेगी। उसका जो मेथड है ना, एग्जीक्यूट का मेथड, सिर्फ उसको वो कॉल करेगी इस क्लास से। ठीक है, उसने और जो है ना वो कुछ नहीं करना, सिर्फ इस कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उसका जो एग्जीक्यूट का मेथड है ना वो कॉल करना है, दैट्स इट। इस तरह से क्या है कि ये जो दोनों लेयर्स है ना वो क्या हो गई हैं, हमारे पास एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गई है। आई गेस ये मैं जितना आराम से मैंने आपको बात समझाई है, आपको ये बात जो है ना वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब जो आपकी ये जो सेव कमांड जो है, ठीक है, अब उसको ये बात पता है कि बिजनेस लॉजिक में जो है वो यूजर इंटरफेस को नहीं पता था, मगर इस सेव कमांड के ऑब्जेक्ट को पता है कि जो बिजनेस लॉजिक में जो अपडेट की फंक्शनैलिटी है ना वो किधर इम्प्लीमेंटेड है। तो अब क्या है कि वो जो कमांड का ऑब्जेक्ट है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि अब उसने जो है ना अपडेट को जो है ना एग्जीक्यूट कराना है। अब यहाँ इस डिजाइन में जो यूजर इंटरफेस है ना, वो कोई भी जो रिक्वेस्ट है ना बिजनेस लॉजिक की लेयर को डायरेक्ट नहीं भेज रहा। हमने क्या किया है कि इनके दरमियान एक सेव कमांड क्लास जो है ना वो हमने प्लेस कर दी है, यानी कि एक कमांड ऑब्जेक्ट हमने जो है ना वो क्रिएट कर दिया और रख दिया यहाँ पे कमांड पैटर्न यूज करते हुए, और जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक मेथड है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एग्जीक्यूट का मेथड, जो कि हमने जिसको अब कॉल करना है। अब देखें यहाँ पे, अब एक फायदा जो आपको अब तक आप खुद भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि यूआई के लेयर को बिजनेस लॉजिक की लेयर से इंडिपेंड करने का आपको क्या क्या फायदे हैं। कि फॉर एग्जांपल, अभी जो है आपकी यूजर इंटरफेस की जो लेयर है वो जो भी आपकी लाइब्रेरीज हैं, डब्ल्यू टी या आप एस जो भी आप उनको यूज करते हुए जावा में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या आप एंड्रॉइड जो है ना एसडीके यूज कर रहे हैं, या जो भी यूज कर रहे हैं, उसका जो बैकएंड है वो सेम ही रहेगा। यूजर इंटरफेस की लेयर का अब कोई भी ताल्लुक नहीं रहा आपकी बैकएंड की लेयर से। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने इस तरह जब हमने इम्प्लीमेंट किया कमांड पैटर्न को यूज करते हुए, तो हमने जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न का जो प्रिंसिपल है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, वो हमने सही तरीके से, सही मानों में जिसे कहते हैं ना रिलीजियसली, हमने जो है ना अचीव कर लिया। तो अब क्या है कि अब हम इस तरीके से जो हम चाह रहे हैं कि हम जो कमांड है उसको हम क्यू कर सकें, तो हम क्या है कि हम कहीं पे भी इसके कमांड के ऑब्जेक्ट को हम क्यू भी कर सकते हैं, राइट। कि फॉर एग्जाम्पल, हमने मल्टीपल जो है ना वो टेक्स्ट एडिटर में हमने कमांड जो है ना वो जनरेट कर दी है, राइट।
तो अब वो क्या है कि वो उसी ऑर्डर में जो है ना वो एग्जीक्यूट होंगी। और जैसे अब अनडू का ऑपरेशन है, आपको पता है कि आपने कमांड्स मल्टीपल है, आपको अनडू करना पड़े, तो वो क्या है कि उन्हीं टास्क को वो आप अकॉर्डिंगली उन्हीं के ऑर्डर में जो है वो क्या कर सकते हैं, आप उसको अनडू भी कर सकते हैं। तो हमें क्या है ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने अनडू का ऑपरेशन अपनी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करना है, तो वहां पे क्या लग रहा होता है, आपका कमांड का पैटर्न जो है ना, कमांड डिजाइन पैटर्न लग रहा होता है। हम ये वाला जो फ़ायदा था ना, ये जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ये जो इस तरह हमने सेपरेशन ऑफ कंसर्न इम्प्लीमेंट किया था ना, इस तरह हम अचीव जो है ना वो नहीं कर सकते थे। मगर इस तरह जब हमने अब इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग अ कमांड पैटर्न, तो अब जो है ना, अब इसके सेपरेशन ऑफ कंसर्न को हमने जिसे कहते हैं ना, वो ठीक तरह इसके बेनिफिट्स जो है ना वो हमने जो है ना अचीव किए हैं। कि पीछे क्यों नहीं हम कर रहे थे? क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ना वो बिज़नेस लॉजिक के मेथड्स को डायरेक्ट जो थी ना वो कॉलिंग हो रही थी। सो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गए होंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो जो कुछ चीजें वो आपको जो समझने की जरूरत है। मेन चीज क्या है? आपका कमांड का इंटरफेस। ठीक है, कमांड का आपका यहाँ पे आपको मैंने जो है ना वो मार्क्स के साथ आपको बताया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल टू पे अगर आप देखें, टू हाईलाइटेड पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस है कमांड का। उस इंटरफेस से जो है वो मल्टीपल कंक्रीट क्लासेस या मल्टीपल कंक्रीट किस्म की कमांड्स जो है वो क्या है, वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अब जो है वो कमांड का एक मेथड, सॉरी, जो कमांड जो है, कमांड का जो एग्जीक्यूट का मेथड है, यानी कि जो इंटरफेस के अंदर उसका एग्जीक्यूट का मेथड है, उसके अंदर जो है वो कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि कमांड का जो इंटरफेस है वो खुद से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। थ्री पॉइंट पे आप देखें, अब ये देखें यहाँ पे जो एग्जीक्यूट का मेथड है वो कंक्रीट क्लास के अंदर है और उसको कोई पैरामीटर्स चाहिए, राइट? और वो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना वो पैरामीटर्स जो है ना वो जाएंगे कमांड के। अब अगर आप देखें वन, वन पे है हमारे पास इन्वोकर की क्लास। आपको जैसे पहले भी बताया था कि वेटर हम इन्वोकर को कह रहे थे, वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने, और हमने सीक्वेंस डायग्राम में भी देखा था कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो कमांड के इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को जो है वो क्रिएट करे और उसके एग्जीक्यूट के मेथड को कॉल करे। और इन्वोकर क्लास जो है वो किस लिए यूज होती है? ताकि आपकी कमांड को वो क्यू में रख ले, या जो भी उसकी स्टेट है, ठीक है, उसके जो भी आउटसाइड क्लाइंट्स जो भी उसको जो है ना वो यूज कर रहे हैं, उनकी स्टेट की इन्वोकेशन जो है ना वो भी उसको क्या करे, वो क्यू करके रखे, संभाल के रखे। अब यहाँ पे देखें, जो आपका कमांड की फोर पे आप देखें, जो भी कमांड की आपकी क्लासेस हैं, वो एक और क्लास का जो है ना वो मेथड कॉल कर रही है, ठीक है, जो कि रिसीवर, मतलब कह लें, मतलब ये देख रहे हैं आप ऑपरेशन जो रिसीवर के अंदर जो है ना मौजूद है, राइट? ये आप देख रहे हैं कि रिसीवर की जो क्लास है उसके अंदर एक ऑपरेशन है, और जो आपका बिजनेस लॉजिक है ना वो किसके अंदर इंप्लीमेंटेड है, कि काम ये असल में करना कैसे है, वो सारा किसके अंदर मौजूद है, आपकी रिसीवर की क्लास के अंदर। जैसे बताया था ना मैंने आपको कि शेफ को पता है कि उसने काम ये कैसे करना है। अब क्लाइंट क्या कर रहा है? फिफ्थ पॉइंट पे देखें, वो क्लाइंट आ गया। मैंने इसे आपको पहले कहा था जब मैं आपको एग्जांपल समझा रही थी कि कुछ टर्म्स को आपने बड़ी अच्छी तरह याद रखना है। कि क्लाइंट जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है कॉपी की कमांड के लिए, फॉर एग्जाम्पल, और ये क्या कर रहा है, वो कमांड जो है वो इन्वोकर को दे रहा है। इन्वोकर जो है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट, जो कि कमांड की क्लास का जो एग्जीक्यूट का मेथड है उसको कॉल करेगा जस्ट, और उसके रिजल्ट में जो रिसीवर की क्लास है, उस जो उसका ऑपरेशन का मेथड है वो कॉल हो जाएगा। और इसी तरह जो 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 जिस तरह भी उसको पैरामीटर्स उसके चाहिए उसके उस मेथड को परफॉर्म करने के लिए, वो उसी तरह से जो है ना अप्रोप्रिएटली पास करेंगे। अब देखें, रिसीवर क्लास जो है ना वो यूजर इंटरफेस की लेयर का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट होगा, खुद सोचें आप, थोड़ी देर के लिए सोचें, ये यूआई की लेयर का पार्ट होगा या बिजनेस लॉजिक? यस, यू आर राइट, रिसीवर की जो क्लास है वो हमारी बिजनेस लॉजिक की लेयर का पार्ट होगी। और जो इन्वोकर की क्लास है वो कहाँ पे मौजूद होगी, अब आप सोचें। यस, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर यूजर इंटरफेस लेयर। और जो कमांड क्लासेस हैं, यानी कि जो कंक्रीट क्लासेस जिसका हमने इंटरफेस कमांड के नाम से बनाया है, वो किसका काम वो किस तरह का रोल प्ले कर रही हैं? वो जो दो लेयर्स है ना हमारी क्लासेस की, जो लेयर्स हैं, दोनों क्लासेस की लेयर्स हैं, उनके दरमियान एक हैंडलर का काम कर रही हैं। जो कमांड क्लासेस हैं एक ब्रोकर का काम कर रही हैं, कंट्रोलर का काम कर रही हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये इस तरह से हमने इन दोनों लेयर्स को एक दूसरे से क्या कर दिया है, इंडिपेंडेंट कर दिया है, ताकि एक लेयर का जो काम है वो क्या है, दूसरे वाली को चेंज या अपडेट ना कर सके। तो फिर वही बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मैंने आपको सीक्वेंस डायग्राम में बताया कि क्लाइंट इज योर कस्टमर, रिसीवर इज योर कुक और शेफ, कमांड इज योर ऑर्डर एंड इन्वोकर इज योर वेटर।
तो ज्यादातर एग्जाम्पल यही दी जाती है समझाने के लिए, तो मैंने कहा चले मैं भी आपको जो है ना वो यही वाली एग्जाम्पल दे दूँ। यहाँ पे देख लें, ये वही वाले स्टेप्स हैं जो मैं भी आपको बता रही थी कि कौन जो है वो किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आई होप आपको ये जो इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आई होप आप लोगों को ये जो है वो क्लियर होगी। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो यू पीपल आर मोर देन वेलकम टू आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। एंड अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज।